बच्चा लोग, मैं रवि मिश्रा, केएमफी मंत्रा बाय रवि मिश्रा के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, और आज होगा इस चैप्टर का लेक्चर 5। अब तक इस चैप्टर में 4 लेक्चर हम ले चुके हैं। आज इस चैप्टर का 5वां लेक्चर है। चीज़ें यहाँ से लॉजिकल होने वाली हैं, बहुत मज़ा आएगा। आज तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के लेक्चर में इतना मज़ा आएगा जितना मज़ा शायद आपको अभी तक पढ़ाई में कभी नहीं आया होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। अगर आप तर्क वितर्क करने में सक्षम है, आपको तर्क वितर्क करना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आज का लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला लेक्चर मैंने जहाँ पे ब्रेक किया था, बातें वहीं से शुरू होंगी। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, और क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में आप लोगों ने अब तक देख लिया है कि क्रिस्टल 4 तरह के होते हैं, और उसके बाद हमने आणविक क्रिस्टलीय ठोस को फिर से 3 भागों में बांटा था, और मैंने कहा था कि इसे नोट कर लेना, क्योंकि चीज़ें हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कि वो जो क्लासिफिकेशन था उसके एक एक टर्म को हम एक्सप्लेन करें, एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखना होगा। ध्यान दे बच्चे, वो नोट पॉइंट क्या है? तो नोट पॉइंट है बच्चों, जैसे तुमने पढ़ा कि ठोस 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टल अक्रिस्टल। तो क्रिस्टल और अक्रिस्टल से रिलेटेड एक नोट है। क्रिस्टल्स जो होते हैं, कौन होते हैं? क्रिस्टल्स। क्रिस्टल को कहा जाता है, क्रिस्टल को कहा जाता है बच्चों वास्तविक ठोस। क्या कहा जाता है? वास्तविक ठोस, रियल सॉलिड। अभी बताएंगे ऐसा क्यों, रियल सॉलिड। जबकि जो तुम्हारे पास होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टल, अक्रिस्टल, इसके 2 नाम हैं। या तो इसे कह सकते हैं आभासी ठोस। क्या कह सकते हैं बच्चों? आभासी ठोस। और इंग्लिश में या इसका एक और हिंदी नेम है, उसे भी लिख दें। इसे कहते हैं अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव। अभी मतलब हम बताएंगे इन सब का, अतिशीतित द्रव। और अगर इंग्लिश में कहें तो इसे कहेंगे वर्चुअल सॉलिड, वर्चुअल सॉलिड। और अगर अतिशीतित द्रव को इंग्लिश में कहें तो कहेंगे हाइपर कूल्ड, हाइपर कूल्ड लिक्विड, हाइपर कूल्ड लिक्विड। तो ये एक नोट पॉइंट है जो आगे काम भी आएगा, और कई बार कंपटीशन में और छोटे छोटे एग्जाम्स में, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक ठोस कौन होते हैं? क्रिस्टल। और आभासी ठोस कौन होते हैं? अक्रिस्टल। सवाल उठता है कि इनका ऐसा नाम क्यों पड़ा? तो आओ देखें बच्चों कि इनका ऐसा नाम क्यों पड़ा। तो जैसे अक्रिस्टल में तुमने पिछले लेक्चर्स में अब तक ये जान लिया कि जो अक्रिस्टल होते हैं, जो अक्रिस्टल होते हैं, उसका एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कांच। अक्रिस्टल का कौन सा एग्जाम्पल है? कांच, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? ग्लास। इतनी इंग्लिश तो सबको आती होगी कि कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लास। अब जो ग्लास होता है ना, कभी तुमने फील किया हो, या हो सकता है ना किया हो अभी, क्योंकि तुम्हारी उम्र उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर तुम घर के बड़े बुजुर्गों से पूछोगे तो एक चीज़ बताएं कि अगर मान लो तुम्हारे घर में कोई मिरर, कोई दर्पण ऐसे लगा हुआ है जिसमें तुम अपनी सूरत देखते हो, इसमें तुम क्या करते हो? अपनी सूरत देखते हो। दर्पण के सामने तुम खड़े होते हो, अपनी सूरत देखते हो। अगर तुम अपने बुजुर्गों से पूछो तो जो दर्पण, या नॉर्मली उसे शीशा भी कहते हैं, बहुत सालों पहले घर में लगा होगा, बहुत सालों पहले घर में लगा होगा। काफ़ी दिनों बाद जब तुम नीचे देखो तो नीचे कुछ मोटी मोटी ऐसे लाइनें, जैसे पानी की बूंदें बह के ऐसे लाइन बन जाएं, उस तरह की बूंदें लाइन बन जाती है उस दर्पण पर। या ऐसे भी समझ सकते हो कुछ दिनों बाद ऊपर पतला हो जाता है दर्पण और नीचे मोटा हो जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो कांच है वो देखने में तो ठोस है, देखने में ठोस है, लेकिन वह सामान्य ताप पर
रूम टेम्परेचर पर, मतलब 25 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ा थोड़ा पिघलता रहता है, थोड़ा थोड़ा पिघलता रहता है। हमने पहले ही कहा था अक्रिस्टल का जो गलनांक होता है वो एक परास में होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर भी कुछ भाग क्या होता है कांच का, पिघलता रहता है। तो पिघल के क्या होता है, नीचे आ जाता है, नीचे आके जमा हो जाता है, जिस कारण नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है और ऊपर पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से कांच बह के कहाँ चला है, नीचे बह के चला आया, तो द्रव की प्रॉपर्टी नहीं आ गई इसके अंदर, यानी ये है द्रव ही। बस इसे मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा ठंडा करके हमने इसे किस में बदल दिया, ठोस में बदल दिया। यानी ये ठोस है नहीं, कैसे ये ठोस, इसे हमने बनाया है बहुत ज्यादा ठंडा करके, तो इसीलिए इसका नाम है आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव। किसी द्रव को जब अतिशीतित मतलब बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया गया, हाइपर कूल्ड कर दिया गया। समझ पाए कि अक्रिस्टल को आभासी ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी अक्रिस्टल हो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कुछ ना कुछ पिघलता रहता है, बहता रहता है उसी में, तो कुछ उसके अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टी है ना, इसीलिए वो अतिशीतित द्रव है। द्रव था जिसे हमने बहुत ठंडा करके ठोस बना दिया, या पूरी तरह से ठोस नहीं बल्कि कैसा ठोस है, आभासी ठोस है। और क्रिस्टल के साथ ऐसा नहीं होता, क्रिस्टल के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे क्रिस्टल का अगर हम एग्जांपल दें, लोहा, तो लोहा इस तरह नहीं बहता। लोहा तुम रख दो तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर मोटा, ऊपर पतला हो जाए, नीचे मोटा हो जाए। लोहा इस तरह नहीं बहता। तो यही कारण है, ओवरऑल तुम्हें याद ही रखना है, रीजन नहीं पूछा जाता, बस तुम्हें याद रखना है क्रिस्टल को वास्तविक ठोस रियल सॉलिड कहते हैं, जबकि अक्रिस्टल को आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। कारण भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो अक्रिस्टल होते हैं जैसे कांच, ये सामान्य ताप पर भी क्या होते हैं, पिघलते रहते हैं। जैसे कांच का कोई टुकड़ा बहुत सालों तक रखा रहता है तो कांच बह बह के पिघल के थोड़ा नीचे आ जाता है, तो नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है। बोलो इतनी बात याद रखोगे बच्चों? वेरी गुड। तो इतनी बात याद रखना है, क्रिस्टल को कहते हैं वास्तविक ठोस और अक्रिस्टल को कहते हैं आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव। वेरी गुड बच्चों। तो अब हम यहां से जो मैंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था उसे एक एक टर्म वहाँ से उठा के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था कि क्रिस्टलीय ठोस 4 तरह के होते हैं, जिसमें पहला था आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो बच्चे हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आज हम क्या करेंगे बच्चों, आज तुमने जो क्लासिफिकेशन देखा था उसी क्लासिफिकेशन को हम उसमें से एक एक टर्म उठा के उसे क्लियर करेंगे। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये देखो बच्चों, ये पहला है। हम पढ़ क्या रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। पहला क्या है, हमने कहा था कि उसे नोट कर लेना, उसी में से पहला है आणविक क्रिस्टलीय ठोस, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ध्यान दे बच्चों, क्या होते हैं ये, नाम से ही क्लियर है। अगर हम पूछें कि इनमें अवयवी कण क्या होते हैं, तो आणविक, जैसे हमने कहा था कि कोई भी द्रव्य है तुम्हारे पास तो अवयवी कण या तो अणु होंगे, या तो परमाणु होंगे, या तो आयन होंगे। तो यहाँ देखो, इनमें अगर कोई क्रिस्टल है और वो क्रिस्टल कैसा, आणविक है, आणविक क्रिस्टल है, तो अवयवी कण क्या होंगे, नाम से ही क्लियर है कि अवयवी कण होंगे अणु, अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे। वेरी गुड। दूसरी बात कि इनके मध्य अवयवी कण जो होंगे उनके बीच बंध कौन सा होगा, अवयवी कणों के मध्य बंध, अवयवी कणों के मध्य बंध कैसा होगा बच्चों? तो सुनो, इनके मध्य, अवयवी कणों के मध्य, जैसे तुमने पढ़ा था कि अणुओं के मध्य 3 तरह के बंध होते हैं, वो उन्हें वांडरवाल भी कहते, वांडरवाल बल भी कहते हैं। तो वही वांडरवाल बल ही लगेगा, मतलब दुर्बल वांडरवाल बल। कौन से बल लगेंगे, दुर्बल हमने कहा था कि 3 यहाँ पढ़ा रहे हैं, 2 और होते हैं लेकिन वो अणुओं के बीच नहीं लगते, तो प्रबल में आ जाते हैं। ये कौन से हैं जो हम 3 पढ़े थे वहाँ, दुर्बल वांडरवाल बल 3 पढ़े थे ना, कि अणुओं के मध्य 3 तरह के बल लगते हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, दुर्बल वांडरवाल बल। तो अगर कोई पूछे आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं तो क्या कहोगे, कहोगे ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं। डेफिनेशन तुम खुद से लिखोगे, हाँ जब प्रोवाइड कराएंगे हम नोट्स तो उसमें लिखा रहेगा, लेकिन अभी तुम खुद से ऐसे ही नोट करोगे कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, तथा
ये एक दूसरे से दुर्बल वान डर वाल बल द्वारा बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं? एक दूसरे से दुर्बल वान डर वाल बल द्वारा बंधे होते हैं। वीक वान डर वाल फोर्स से बंधे होते हैं। कौन? जो अणु यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से वीक वान डर वाल फोर्स से बंधे होते हैं। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ गए? क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? वीक वान डर वाल और फोर्स। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ गए? वीक वान डर वाल फोर्स। तो अगर कोई आणविक क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन पूछे, सीधे कहोगे ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं तथा इनके मध्य दुर्बल वान डर वाल बल होता है, आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद एक और आता है कि हमने कहा था इसे 3 पार्ट में 3 भाग हो सकते हैं। तो ये कितने तरह, इसे इरेज कर दें या नीचे भी लिख सकते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चों? 3 तरह के होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। तो ध्यान दो, 3 तरह के कौन कौन से हमने बात की थी। पहला हमने कहा था ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन बंधीय आणविक ठोस। तो हम उसी में से पहला पढ़ने जा रहे हैं। क्या? ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। अगर बच्चों तुम्हें पिछला लेक्चर याद हो, पिछला लेक्चर तुम अगर पढ़ के आए होगे तो तुम्हें ये पता होगा कि अणुओं के मध्य एक 3 तरह के बल लगते हैं। उन्हीं बलों के आधार पर ये 3 तरह से आणविक क्रिस्टलीय ठोस को बांटा गया। पहला क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस। तो सुन लो, ध्रुवीय आणविक ठोस की बात क्या है? कहेंगे कि कोई आणविक क्रिस्टलीय ठोस हो और उसके जो अणु हों एक दूसरे से द्विध्रुव बंध द्वारा जुड़े हों। कौन सा बल लग रहा हो? द्विध्रुव बल। कौन सा अणुओं के मध्य? द्विध्रुव बल। अगर क्या लग रहा है? द्विध्रुव बल लग रहा है तो हम कहेंगे कि वह कैसा ठोस है? ध्रुवीय आणविक ठोस है। मतलब क्या हुआ बच्चों? इस चीज को थोड़ा फील करना पड़ेगा। हमने कहा कि कोई क्रिस्टल ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएगा जब उसके अणु एक दूसरे से कैसे द्विध्रुव बल द्वारा बंधे हों। इसके एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे HCl भरा हो, कहीं पे HBr भरा हो, कहीं पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भरा हो, तो इन सब के मध्य द्विध्रुव बल लगेगा। कैसे? इन सब के मध्य नहीं, मतलब किसी बर्तन में जैसे HCl भरा है, ऐसे इसमें HCl भरा है तो HCl के अणुओं के मध्य कौन सा लग रहा होगा? द्विध्रुव। पिछले टर्म पे बताया था कि ये रहा H बॉन्ड Cl। अब और भी बगल में होंगे ऐसे Cl बॉन्ड H। अब यहाँ बताओ कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को? Cl पिछले टर्म पे बताया था। तो इधर क्या आ जाएगा? डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस। बोलो सही है बच्चों? इसी तरह यहाँ भी ये खींचेगा तो क्या आ जाएगा? डेल माइनस और इस पे डेल प्लस। अब प्लस माइनस के बीच बल लगेगा ऐसे, और ये जो बल लगेगा इसको हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव बल। क्या कहते हैं इस बल को? द्विध्रुव बल। क्या कहते हैं बच्चों? द्विध्रुव बल। ऐसे तो लगेगा। यानी क्या कह सकते हो कि ऐसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अणुओं के मध्य द्विध्रुव बल कार्य करता है, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। इनकी पहचान क्या है कि इनमें जैसे कोई अणु है तो अणु 2 परमाणुओं से मिलकर बना होगा, और भी जैसे इसमें H और Cl से मिलके, H और Br से मिलके, इसमें दोनों परमाणु क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसमें दोनों परमाणु या 3 हो तो जितने भी हों, 2 हो तो अलग अलग होंगे, 3 हो तो उनमें भी कोई 2 अलग अलग होंगे। सब कुछ सेम नहीं होंगे, क्योंकि अगर सेम हो जाएंगे तो फिर कौन खींच पाएगा? कौन इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? पिछले टर्म पे ये सब बताया था। तो कह सकते हैं, लिखने वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे, हर बार हम बोल दिया करेंगे कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस, क्या कहेंगे? ऐसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य द्विध्रुव बल होता है।
कौन सा? द्विध्रुव बल होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। फिर कहेंगे इनकी पहचान यह होती है कि ऐसे अणु जिन दो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो दोनों परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, और उस अणु में हाइड्रोजन बंध भी नहीं होता। हाइड्रोजन बंध भी इसी तरह होता है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ जितने भी केसेस लिए इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं है, क्योंकि पिछले टर्म पे हमने बताया था हाइड्रोजन बंध क्या है। तो बोलो समझ गए ये? वेरी गुड। तो अब हम इसे इरेज कर दें, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, हाँ ये सब तुम सोच रहे होगे HCl द्रव, हम यहाँ ठोस की बात कर रहे हैं, जब इसे हम जमा दें ठंडा करके तब की बात कर रहे हैं। तो ये पहला हो गया ध्रुवीय आणविक ठोस। अगला है अध्रुवीय आणविक ठोस। क्या है बच्चों? अध्रुवीय आणविक ठोस। अगली हेडिंग होगी सेकेंड, अध्रुवीय आणविक ठोस। इंग्लिश लिखा था पिछली बार, तो इंग्लिश आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस सिंपल है, उसे ध्रुवीय, उसे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, इसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये अध्रुवीय आणविक ठोस। तो बहुत सिंपल है, इनमें जो बल होगा वो कैसा होगा? नाम अध्रुवीय जो होते हैं उनके मध्य कौन सा बल होता है? सिंपल सा, लंदन बल होगा। अणुओं के मध्य कौन सा बल होगा? लंदन फोर्स। अब तो तुम्हें ये भी आइडिया आ गया होगा कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। एग्जाम्पल्स में इसके आएंगे जैसे Cl2, F2, O2, Br2, मतलब कोई भी अणु होगा उसके दोनों परमाणु सेम ही होंगे, तभी तो लगता है। तो अगर अब तक तुम्हें इसमें लिखना हो तो क्या लिखोगे बच्चों? कहेंगे ऐसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अणुओं के मध्य लंदन बल लगता है, या जो एक दूसरे से लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं, क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं क्योंकि इनमें ध्रुव नहीं बनता, इनमें ध्रुव नहीं पाया जाता। तो देख लो एक बार ये बल लगता कैसे, लंदन बल। पिछली बार भी बताया था कि मान लो तुम्हारे पास ये F2 है, ये F2 है, तो F2 ये है तो ऐसे होगा, एक इधर एक इधर। यहाँ बीच में जो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे ऐसे, इसमें क्या है? साझे के इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे भर दे रहे हैं। अब तुम सोचो, हमने समझाया था ऐसे कि ये गैस के मॉलिक्यूल हैं तो ये मोशन करते हैं इधर उधर। जब ये इधर आगे बढ़ेगा, मान लो इधर आगे बढ़े, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ऐसे इधर नहीं चले आएंगे। पिछले टर्म पे समझाया था, गुब्बारा वाला एग्जांपल देखिए कि ऐसे गुब्बारे में पानी भरो, उसे इधर ले जाओगे जब ऐसे वहाँ से करके, तो पानी सारा इधर चला जाएगा। तो उसी तरह जब ये इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसे हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा था, वो थोड़े से इधर चले आएंगे, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हिंदी में हमने कहा था इलेक्ट्रॉन अभ्र कहते हैं। तो ये थोड़े इधर चले आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो जब इधर ज़्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ डेल माइनस आ जाएगा, यहाँ डेल प्लस आ जाएगा। हमने कहा था जब यहाँ डेल प्लस आया, अब इसके बगल में जो F2 होगा, मान लो यहाँ कोई F2 है, ऐसे एक F यहाँ, एक F यहाँ। अब यहाँ जो F2 है, जब इधर प्लस देखेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसकी ओर खींचेंगे। तो ये भी इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर चले आए, तो इधर चले आए, तो अब से यहाँ डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस। अब देखो प्लस और माइनस के बीच बल लगने नहीं लगा, ये है लंदन बल। और हमने कहा था ये ताक्षणिक होता है, ऐसा ही होता है, ये कभी कभी इनके साथ कभी किसी और के साथ, फिक्स नहीं होता एक ही अणु के साथ। समझ गए? क्योंकि ये तो चलते रहते हैं, अभी इनके साथ जुड़े हैं, कहीं और जाएंगे फिर किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। समझ गए बच्चों? और वैसे भी हमेशा एक ही डायरेक्शन में तो जाते नहीं, अभी इधर जा रहे हैं, फिर जब इधर आएंगे तो ये डेल माइनस इधर चला जाएगा, जब इधर आएंगे सोचो इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे ना, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो ये ताक्षणिक बल कहलाता है। तो ये है अध्रुवीय आणविक ठोस की कहानी। हाँ, अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो कहेंगे ऐसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अणुओं के मध्य लंदन बल कार्य करता है, अणुओं के मध्य लंदन बल कार्य करता है, क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। इनकी पहचान यह है कि ऐसे अणुओं में दोनों परमाणु समान होते हैं, दोनों परमाणु समान प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें Cl2 है तो दोनों Cl, इसमें F2 है तो दोनों F। समझ गए बच्चों? और उसके बाद ऐसे बना लोगे तुम, कॉपी में ऐसे बना लोगे डेफिनेशन लिखने के बाद, बार बार यही किया करोगे तुम। तो ये हो गया अध्रुवीय आणविक
ठोस। अब तीसरा बचता है हाइड्रोजन बंधीय आणविक ठोस। आओ तीसरा पढ़ें, तीसरा पढ़ें। क्या है तीसरा बच्चों? तीसरा है हाइड्रोजन बंधीय आणविक, हाइड्रोजन बंधीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधीय आणविक ठोस। इंग्लिश में क्या कहेंगे इस चीज को? हाइड्रोजन बॉन्डेड। पिछले टर्म पे बताया था ये सब। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये क्या होगा? इसका इंग्लिश नेम होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आओ देखो बच्चे लोग, ये क्या है? हाइड्रोजन बंधीय आणविक ठोस क्या होता है बच्चों? कहेंगे सिंपल सा कि इसमें बल कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अणुओं के मध्य बल कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, Hb, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल भी इसके बहुत क्लियर हैं, तुम पढ़ चुके हो। HF हो जाएगा, इसमें H2O हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। हमने पिछले टर्म पे बताया था, इसीलिए आज यहाँ ज़्यादा नहीं बता रहे कि क्या हो अगर कभी भी फोन प्लस H हो, फोन मतलब FON या से F हो या O या N से क्या जुड़ा हो? H जुड़ा हो, तो वहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन बंध बनेगा अणुओं के मध्य। कौन सा बंध बनेगा अणुओं के मध्य? हाइड्रोजन बंध। जैसे किसी बर्तन में अगर HF भरा है तो HF HF के बीच कौन सा बल लगेगा? हाइड्रोजन बंध बनेगा वहाँ पे। जैसे ध्यान दो, क्या कहा मैंने? अगर डेफिनेशन लिखें इसकी तो कहेंगे ऐसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बंधीय आणविक ठोस कहलाते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, या ऐसे कहो कि इनके अणुओं में क्या होगा? FO या N से क्या जुड़ा होगा? H जुड़ा होगा। तुम समझ जाएंगे वहां पर कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कैसे होता है वो भी देख लो, बिल्कुल द्विध्रुव की तरह। जैसे ये HF है, तुम्हें पता है F ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, खींचेगा, यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस। मान लो और भी ऐसे है हमारे पास, F बॉन्ड H, यहाँ F खींचेगा तो यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस। प्लस माइनस के बीच कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों? आकर्षण बल लगेगा, जिससे ये क्या बन गया? इसी को हमने क्या कहा था? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसे हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कहते हैं? ये बिल्कुल द्विध्रुव की तरह है। तो ये सब कहानी हम पिछले टर्म पे बता चुके हैं, तो समझ गए होगे। पहले लिख लोगे ऐसे कि ऐसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बंध कार्य करता है, या जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध कार्य करता है, हाइड्रोजन बंधीय आणविक ठोस कहलाते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि ऐसे अणुओं में FO या N के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। बोलो बच्चों, इतनी बात क्लियर है? तो हमने आणविक क्रिस्टलीय ठोस इस तरह से खत्म किया। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इनके गुण। तो इसे इरेज कर दें, ये तीनों हो गए। तो यही 3 बंटवारा था आणविक क्रिस्टलीय ठोस का। अच्छा, अब अगर हम टोटल ओवरऑल एग्जांपल्स की बात करें, ओवरऑल आणविक क्रिस्टलीय ठोस में, तो इसका देखो, जैसे एग्जांपल HCl, HBr, ये तो पहला वाला हो गया, ध्रुवीय हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? HCl, HBr, HI, ये पहला वाला हो गया, ये ध्रुवीय आणविक ठोस। और Cl2, Br2, F2, ये सब कैसा हो गया? अध्रुवीय हो गया। और अगर हम तीसरा बात करें तो जैसे H2O, NH3, HF, ये सब कौन सा हो गया? तीसरा वाला, जिसे हमने हाइड्रोजन बॉन्डेड कहा। तो यहां से चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो अब हम क्या लिखेंगे? इनके गुण। गुण यानी आणविक क्रिस्टलीय ठोसों के गुण। गुण हेडिंग डालोगे, ऐसे लिखोगे क्या? प्रॉपर्टीज। क्या लिखोगे बच्चों? प्रॉपर्टीज। अगर चीजें थोड़ी फास्ट लग रही हो तो तुम बैक कर करके देख लेना, बैक कर करके देख लेना। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? गुण यानी कि प्रॉपर्टीज। तो आओ देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनकी, आणविक क्रिस्टलीय ठोसों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि पहली प्रॉपर्टी बता दें कि अगर हम इनके पहले मुलायम या कठोरता की पहले टर्म पे बात करें तो ये मुलायम होते हैं। क्लियर हो रहा है एक चीज?
अरे तुम सोचो HCl को जमाओगे, HCl को जमाओगे तो इतना थोड़ी ना जम जाएगा मारो तो चोट लगे, या इसको जमाओगे तो बहुत थोड़ी ना, ऐसे थोड़ा ऐसा जमेगा कि वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। तो क्या कहेंगे कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले को छोड़कर, क्योंकि बर्फ कठोर होता है, ठीक, बर्फ कठोर होता है, तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी जो तीसरा वाला था आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड या आणविक ठोस, आणविक ठोस को छोड़कर, इसको छोड़कर ये क्या होते हैं, को छोड़कर ये मुलायम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मुलायम होते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले होते हैं वो ठोस होंगे। अरे तुम खुद इमेजिन करो, बर्फ का टुकड़ा मार दो उठा के, तो क्या तुम्हें चोट नहीं लगेगी, पे चिल्लाओगे, है कि नहीं बच्चों। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले जो होते हैं वो ठोस होते, कठोर होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। समझ गए, ये पहला पॉइंट था। हाँ, अगर सॉफ्टनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन होगा, अध्रुवी वाला। उससे कम सॉफ्ट कौन होगा, ध्रुवी वाला। अध्रुवी वाला सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर बंध होता है। ये थोड़ा कम सॉफ्ट और ये बहुत कम सॉफ्ट, ये लगभग क्या होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। बोलो समझ गए इतनी बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट अभी लास्ट में नोट में लिखा देंगे ये सब बातें। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों, गलनांक और क्वथनांक का। तो तुम्हें पता है कि इन सभी का गलनांक या क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इनका गलनांक क्वथनांक क्या होगा, गलनांक या क्वथनांक, गलनांक या क्वथनांक। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी MP और BP। वो क्या होता है इन सबका MP और BP मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है। कई बार बता चुके हैं। गलनांक मतलब पिघलने वाला, क्वथनांक मतलब उबलने वाला। तो तुम ही सोचो, ये सब बेचारे बड़ी मुश्किल से जमे, तो इनको पिघलाना बहुत आसान नहीं, तो इनका गलनांक क्या होगा, निम्न होगा। बहुत आसान है इन्हें पिघलाना, तो गलनांक या क्वथनांक निम्न होगा। अगर कोई सीक्वेंस पूछे तो फिर वही चीज़ कि सबसे गलनांक क्वथनांक सबसे कम किसका होगा, अध्रुवी वाले का। उससे ज़्यादा किसका होगा, ध्रुवी वाले का। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड का। ये चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही, पिछले लेक्चर से, जहाँ हमने कहा था कि इनके मध्य जो बल होता है वो सबसे कमजोर इसमें, इससे थोड़ा बढ़िया, मतलब इसमें, मतलब अध्रुवी में उससे थोड़ा ज़्यादा बल लगता है ध्रुवी में, और सबसे ज़्यादा किसमें लगता है बल, हाइड्रोजन बॉन्डेड में। उसी से निकला बल यहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब बाकी इन दोनों से बहुत ज़्यादा। तो यहाँ उन्हें पिघलाना या उबालना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत टाइटली बंधे होंगे। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात देखो बच्चों, तीसरी बात है सिंपल सा, ये विद्युत के क्या होते हैं बच्चों, कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये विद्युत के कुचालक। इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ गए, इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। अब हम यहाँ एक नोट की बात कर लें। नोट गलनांक या क्वथनांक का क्रम क्या लिख दें, बता चुके हैं वैसे। गलनांक या क्वथनांक यानी MP या BP का क्रम, MP या BP का क्रम। तो तुम बताओ बच्चों, सबसे ज़्यादा, क्या कहा मैंने, सबसे ज़्यादा, पहले कम से शुरुआत करें तो गलनांक क्वथनांक सबसे ज़्यादा इनका होगा, सबसे कम इनका होगा। यानी सबसे पहले आएगा अध्रुवीय, सबसे पहले कौन आएगा, अध्रुवी आणविक ठोस, अध्रुवी आणविक ठोस। इससे ज़्यादा गलनांक क्वथनांक किसका होगा, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक और ठोस। और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस। बोलो सही है बच्चों। यहाँ पर इनका गलनांक क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत टाइटली एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो यहाँ पर आणविक क्रिस्टलीय ठोस खत्म हुआ। इतनी चीज़ों की नोट्स बनाए, पढ़ाया हमने जल्दी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हैं। तो एक बार कैमरा चेक कर लें, फिर आगे बढ़ें। तो बच्चों, आप लोगों ने पहला देख लिया, आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं,
उनका डिवीज़न भी तुमने देख लिया। अब हमें चेक करना है आयनिक, दूसरा आता है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। 4 पार्ट हमने बताया था ना क्रिस्टलीय ठोस के। पहला आणविक क्रिस्टलीय ठोस था जिसे हमने एक्सप्लेन किया, लिखना तुम्हारी जिम्मेदारी। अदरवाइज अगर तुम आलसी आदमी हो तो तुम्हें नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे कुछ समय बाद। अब दूसरा है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आइए देखें आयनिक क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। नाम में छुपा है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, यानी हमने कहा क्रिस्टल है तो मतलब कोई भी द्रव्य अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होंगे। तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अणु होते थे। यहाँ देखो अवयवी कण क्या होंगे, आयन लिखा है आयनिक, तो यहाँ अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे, आयन होंगे। और खास बात क्या होगी, और एक खास बात होगी कि आयन के, अगर कोई आयन तो मतलब उस पर चार्ज होगा तो बल कैसा लगेगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। आयनों के बीच प्लस माइनस के बीच कैसा बल लगता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। समझे बच्चों क्या कहा। अगर हम लिखें इसकी डेफिनेशन को तो कैसे लिखेंगे, कहेंगे ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, जिनके अवयवी कण आयन होते हैं तथा वह एक दूसरे से प्रबल स्थिर वैद्युताकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। ये बल कैसा होता है बच्चों, प्रबल भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब एग्जाम्पल अगर दें हम तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे नमक, NaCl में Na+ और Cl- 2 आयन नहीं होते हैं, और तुम देखो एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं, बढ़िया हार्ड होता है, कठोर होता है। और भी एग्जाम्पल इसके KCl, और भी एग्जाम्पल इसके ZnS जिंक सल्फाइड, ये भी आयनिक Zn2+ H2-। तो ये सब क्या है, ये सब आयनिक क्रिस्टलीय ठोस हैं। ये एक दूसरे से कैसे बने हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण। जैसे Na+ है, देखो जैसे क्या होता है, जैसे हम इसकी बात करें, अगर Na+ है तो Na+ किससे बधा है, Cl- से, बगल में ये बल लगा है ना, प्लस और माइनस के बीच। यही नहीं, बगल में और भी कहीं Cl- हो सकता है, तो उससे भी ये बधा होगा। फिर इधर Na+ होगा, ये Na+ इसको, इस Cl- को खींचे होगा। तो सब एक दूसरे को कैसे खींचे रहते हैं, वैद्युताकर्षण बल के कारण, प्रबल स्थिर वैद्युताकर्षण बल के कारण सब एक दूसरे को खींचे रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक Na एक ही Cl को खींचता है, आसपास Na के जितने Cl होंगे तब सबको खींचेगा, या ये Cl आसपास जितने Na होंगे इसे भी खींच रहा है, इसे भी खींच रहा है, और सब एक दूसरे से क्या होंगे, बंधे होंगे। तो कहेंगे ऐसे आयनिक, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं तथा वो एक दूसरे से प्रबल स्थिर वैद्युताकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, क्या कहलाते हैं, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब इसमें कोई इसका डिवीजन है नहीं, कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, अकेले पढ़ना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके गुण की। तो गुण एग्जाम्पल को देख के तुम बताओगे। अगर हम बात करें गलनांक, क्वथनांक, MPVP, तो क्या इन्हें पिघलाना आसान है, नमक को पिघलाना आसान है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी आसान तो है इस नमक को पिघलाने में, क्या हम तो डाल देते हैं ऐसे गिलास में, नमक पिघल जाता। पिघलता नहीं गधों, वो पिघलता नहीं है, वो क्या होता है, घुल जाता है। घोलना नहीं, नमक पिघलाना है। तुम कढ़ाई में रखो, नमक को पिघलाओ जब तक नमक बहने ना लगे। सर जी ऐसा कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, इतना आसान नहीं होता। इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, कर सकते हो। नमक को पानी में नमक को आग में डाल दो तो नमक पिघल जाता है, हाँ, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता। तो नमक हो गया या जितने भी इस तरह के, उनका गलनांक क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। उनका गलनांक क्वथनांक क्या होगा बच्चों, उच्च होगा। कम से कम जो तुमने इससे पहले पढ़ा था आणविक, उनसे तो बहुत ज़्यादा उच्च होगा। अरे बर्फ को रख दो ऐसे ही पिघल जाता, और ये ऐसे ही पिघल जाएगा, नमक नहीं पिघलेगा नॉर्मल टेम्परेचर पर। ठीक है, तो गलनांक क्वथनांक क्या कहेंगे, उच्च। उसके बाद हम बात करते हैं हार्डनेस की। तो तुम बताओ क्या नमक हार्ड होता है या नहीं। सर जी बहुत हार्ड होता है, हाँ बिल्कुल हार्ड होता है। अरे देखो दबाओ, नमक दबता थोड़ी ना है, कठोर होता है, हार्ड होता है, किंतु भंगुर होता। भंगुर क्या है, हमारे यहाँ एक मछली का नाम है भंगुर, नहीं मंगुर कहते हैं, मंगुर। तो भंगुर क्या होता है, इंग्लिश में ब्रिटल कहते हैं। कुछ लोग समझ गए होंगे शायद इसका मतलब। भंगुर का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पे हम अगर हथौड़ी से मारें ताक तो क्या हो, टूट जाए।
तो हम क्या कहेंगे, भंगुर। तो तुम देखो नमक, नमक को मारो टूट जाएगा कि नमक फैल जाएगा? नहीं फैलेगा बच्चा। नमक पे हथौड़ी से मार के देखो, नमक क्या होगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा तुरंत। अगर फैलता तो हम कहते हो भंगुर नहीं है, फैल जाता तो क्या है, भंगुर है, ब्रिटल है। कैसा है, भंगुर है, ब्रिटल है। बोलो इतनी बात समझ गए बच्चों? तीसरा पॉइंट आता है चालकता, कंडक्टिविटी। वैद्युत का क्या, क्या इसमें बिजली बह सकती है? बिजली बह सकती है। तो सुनो बच्चों, कंडक्टिविटी की कहानी लंबी है, कंडक्टिविटी की कहानी लंबी है, चालकता की कहानी लंबी है। सुनो कैसे। अगर ये ठोस अवस्था में होंगे, जैसे नमक है, KCl है, तो इनमें बिजली प्रवाहित नहीं होगी। मतलब तुम नमक से पता नहीं अब घरों में यूज़ होता है कि नहीं, पहले हमारे यहाँ यूज़ होता था, एक नमक, खड़ा नमक आता था, खड़ा नमक पिसा हुआ नहीं रहता था। उस नमक से अगर तुम वायर को टच करो ना जिसमें करंट बह रहा हो, तो तुम्हें झटका नहीं लगेगा। मतलब ये विद्युत के कुचालक होते हैं कि अगर तुम नमक से ऐसे ले जाके टच करो तो तुम्हें झटका नहीं लगेगा। लेकिन कुचालक होते हैं कब, ठोस अवस्था में। हम लिख दे रहे हैं यहाँ साफ साफ, ठोस अवस्था में क्या होते हैं ये, कुचालक। ठोस अवस्था में क्या होते हैं बच्चों, कुचालक। नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, नॉन कंडक्टर। लेकिन अगर तुम इसी नमक को पिघला दो या पानी में घोल दो, इसी नमक को पिघला दो या पानी में घोल दो, क्या करो, गलित अवस्था। गलित अवस्था मतलब, गलित अवस्था का मतलब जानते हो बच्चों, गलित अवस्था में, गलित अवस्था मतलब होता है मॉल्टेन स्टेट। गलित मतलब क्या होता है, मॉल्टेन, इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में मतलब बता रहे हैं इसका। अगर तुम पिघला दो नमक को, क्या करो, तुम नमक को पिघला दो तो उसमें बिजली बहने लगेगी। ये क्या बन जाएगा, चालक बन जाएगा। नमक को पिघला दो, उसी में 2 तार तुम डाल दो और फिर तार पकड़ लो, तो तुम्हें क्या लगेगा, बिजली का झटका लगेगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 तार नमक में डाल दो पिघला के नमक को, ठोस अवस्था में नहीं, उसके बाद तुम उसी नमक में हाथ डाल दो तो तुम्हें क्या लगेगा, बिजली का झटका लगेगा। क्योंकि गलित अवस्था में ये क्या हो जाते हैं, विद्युत के चालक हो जाते हैं। इसी तरह जलीय अवस्था में, किसमें बच्चों, जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था, एक्वस स्टेट, जलीय अवस्था में, यानी कि एक्वस, क्या कहा मैंने, एक्वस स्टेट में ये क्या हो जाते हैं बच्चों, एक्वस स्टेट में भी ये क्या हो जाते हैं, चालक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चालक हो जाते हैं। यानी ये जो तुम आयनिक क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे हो ना, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो तुम पढ़ रहे हो, ये आयनिक अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस है तो वह ठोस अवस्था में तो कुचालक होगा, लेकिन अगर उसे पिघला दो या उसे पानी में घोल दो तो क्या हो जाएगा, चालक। एक कुछ लोगों के दिमाग में एक गंदी बात आ रही होगी कि जल में घोलने पे तो सर जी हो ही जाएगा, क्योंकि पानी तो ऐसे भी पानी में धारा बहती है। नहीं बच्चों, शुद्ध जल अगर तुम्हारे पास हो उसमें करंट का झटका तुम्हें नहीं लगेगा। हम यहाँ शुद्ध जल की बात कर रहे हैं। ये जो तुम सुनते हो ना कि पानी में भैंसिया चली गई, भैंसिया मर गई, करंट लग गया उसको, वो पानी शुद्ध नहीं होता। तो कौन सा पानी शुद्ध होता है, नल वाला पानी, वो भी शुद्ध नहीं होता। RO वाला सर जी होता होगा, वो भी शुद्ध नहीं होता। शुद्ध पानी बनाना इतना आसान नहीं है। जो भी तुम पीते हो उसमें मिनरल्स होते हैं, तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा, मिनरल्स होते हैं। हाँ, जब तुम RO वाला पानी निकालोगे कम मिनरल्स होंगे, जल का होगा तो उसमें, नल का होगा उसमें ज़्यादा मिनरल्स होंगे, तालाब वाला में तो और ज़्यादा मिनरल्स भरे पड़े रहते हैं, या अशुद्धियाँ भी भरी पड़ी रहती हैं उसमें कुछ, जो नुकसान करते हैं। तो कोई भी शुद्ध जल नहीं है। शुद्ध जल बनाया जाता है लैब में बहुत मेहनत से। तो अगर शुद्ध जल में तुम तार डालोगे तो उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन फिर अगर उसी शुद्ध जल में नमक घोल दो तो बिजली प्रवाहित होने लगेगी। बोलो बच्चों, समझ गए इतनी बात? तो ये क्या था, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। उम्मीद है कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस समझ गए होंगे। इसके बाद 2 और रह जाते हैं, 2 और रह जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि वो जो 2 बच रहे हैं उन्हें हम अगले टर्म पे क्लियर करें, क्योंकि अगर एक ही टर्म पे ज़्यादा लंबा करेंगे तो शायद आप लोग बोर होने लगें, और गर्मी भी यहाँ कमरे में बहुत है, तो लेक्चर को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। तो आई होप कि आप इन बातों को समझ गए होंगे।